हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अविघटन कारण वाले प्रश्न है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारण है अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। तो इसमें बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गई है। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी दोपहर में होगी 2:30 बजे। चलिए बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है, ये भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, बताइए सब लोग। चारों कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग अच्छे से बताइए कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है। विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुशासित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है व इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों को विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुशासित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? बताइए सब लोग। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? समायोजन, अधिसंज्ञान, समाजीकरण या पृथक्करण? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। समाजीकरण ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी सब्जेक्ट की क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पे अविघटन और तर्क वाले प्रश्न है। अविघटन ए है, 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। तर्क है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बताइए सब लोग। छह वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है यहाँ पे ए की, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, अनुकरण या पुनर्बलन? बताइए सब लोग। तो गतिविधि हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए, सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? बताइए किस चरण में है। यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास या सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में? बहुत अच्छे भाई, तो वो है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ सांझी गतिविधियां करते हैं? बीएफ स्किनर, जॉन पियाजे, लेवाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग? बताइए सब लोग, 7 का जवाब दीजिए। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेवाइगोस्की हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाती है? ये तो रट गया होगा क्वेश्चन आपको, बताइए क्या कहलाती है? वो पाड़ कहलाती है, ठीक है ना। यह मदद पाड़ कहलाती है। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है या शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है, या तब होता है अधिगम जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। तो बताइए प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कब होता है? बहुत अच्छे भाई। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है वो आपका होता है, अधिगम का निर्माण जो होता है वो सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। ओके, ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बताएंगे सब लोग? हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? ये वाला, बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सी बुद्धि वाले होंगे वो? तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संविधानात्मक, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या भाषाई बुद्धि? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार जो है स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है कहलाता है तथा उसे क्या किया जाना चाहिए? निजी संवाद प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, आत्म केंद्रित संवाद प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या निजी संवाद हतोत्साहित करना चाहिए, या आत्म केंद्रित या हतोत्साहित किया जाना चाहिए? बताइए। हतोत्साहित तो होगा ही नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव होगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, इन दोनों से बताइए आप लोग। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है कहलाता है क्या? वह निजी संवाद और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए कथन और तर्क वाले प्रश्न है। कथन है कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क है कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जमजात क्षमता नहीं होती है। तो ये तो गलत ही लग रहा है, ये तो गलत है, 100% गलत है। और ये क्या कह रहा है कथन ए, ध्यान से पढ़ना, कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों आपके जो है गलत है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? बताइए, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, या शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने के लिए, या बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए, बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए? बताइए, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए हमें? ये बच्चों में जो है डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए मूल्यांकन। ओके, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करें? बच्चों को डांटें और अधिक मेहनत करने को कहें? ये तो गलत हो जाएगा। माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें और छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और
उसके अनुसार पढ़ाना है, तो यही आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई, एक एक ऑप्शन पढ़ के आपको उत्तर देना है। ठीक है ना। नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, आज दोपहर में 2:30 बजे आपकी नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड की वीडियो आ जाएगी, तो उस वीडियो को देख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 15+ क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे सिर्फ नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड से। ठीक है ना। तो दोपहर 2:30 बजे क्लास जरूर देखना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत मिल सके। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं, तो बताइए आप लोग समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है कि यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठा पढ़ते हैं। और दूसरा है कि इसमें बहिष्करण, भेदभाव और भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा है इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच अंतर की सीखने में बाधा के रूप में देखा जाता है। बताइए सब लोग। तो यहाँ पे पहला दूसरा केवल सही है, तो ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए बहुत ही अच्छे। एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हंसिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए। सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है नजरअंदाज करना चाहिए। सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है। उन बच्चे जो सीख सकते हैं उन्हें पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। बताएंगे सब लोग भाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है। ठीक है। चलिए कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम, मानकीकृत निर्देश, सख्त मूल्यांकन प्रणाली। तो वो है सहयोगात्मक अधिगम। ओके ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है समायोजन है। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। तो ये वाला, बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना और मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रख कर आने जाने को सुगम बनाना और मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग। पहला दूसरा तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से रचनात्मक के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं बताइए। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। तो ये वाला हो जाएगा जोखिम उठाना, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा लचीलापन, और बोरियत के लिए असहिष्णुता। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला आपका। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बताइए। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और जिन्हें खिसकाया जा सके, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसी कुर्सी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कथन तर्क वाले प्रश्न आ गए हैं, अच्छे से रीड करिए फिर जवाब दीजिए। अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया भी शामिल है। इसमें ए और आर दोनों सही भाई, आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। ओके चलिए अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, करके सीखने की महत्वता, सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, वेधन और यांत्रिक अभ्यास। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है। करके सीखने की महत्वता पर। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इन बच्चों में कमी पर, माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर, माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार पर। तो ध्यान देना चाहिए हमें स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार पर। ओके, ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वाभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है? तो ये वाला पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के संवेगात्मक आत्मनियमनता को प्रोत्साहित नहीं करेगी? कौन नहीं करेगी बताइए सब लोग। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, फटाफट लाइक करो, और 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना आप लोग। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना? नहीं। उन्हें प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षियों से जो है तुलना करना? नहीं। हर व्यवहार के लिए इनाम व सजा प्रस्तुत करना? नहीं। उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना है आपको। ठीक है ना, तो ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे आपका जो है प्रभावी तरीका है आपका ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है? बताइए कौन सा नहीं करता है। नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आपको उत्तर भी सर्च करना है इसमें। बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता? ये नहीं करता। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। निष्क्रिय आपका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, चलिए भाई अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी? कौन सा है वो? छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित करते हैं कि वे समस्या को ठीक समझते हैं। छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचने के। छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समस्या पर ध्यान केंद्रित करना। बताएंगे सब लोग भाई। ट्वेंटी 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, कि छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है ना, चलिए एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगी? लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, या अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, या सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, या भौतिकवादी पुरस्कार देकर? तो एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर। ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कॉल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस से अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी भाई। एक एक वीडियो आपको देखनी है, एक भी वीडियो आपसे स्किप नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास दोपहर 2:30 बजे वाली नेगेटिव टैग वर्ड एंड पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास में। थैंक यू।